दिस इज़ बिलाल एंड आज हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे फॉर द चैप्टर एक्सचेंज रेट। सही है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वाला चैप्टर। इट्स फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई से चेंज होता है। सही, इट चेंजेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। और एक और इसमें फ़ायदा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कि इट्स सेल्फ करेक्टिंग। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू prioritize domestic policy aims. नॉट रियली, बट इट इज़ ईजियर बिकॉज अब हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को देखना है। हम एक्सचेंज रेट को फ्रीली फ्लोट करने देंगे, वो वैसे भी सेल्फ करेक्टिंग है, तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। इट मेक्स द प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स लेस प्रिडिक्टेबल। वेल, दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर। वाई? बिकॉज कंटिन्यूसली करेंसी या तो वीक होगी या स्ट्रांग होगी। जब वीक होगी तो एक्सपोर्ट्स चीप होने शुरू हो जाएंगी, और जब स्ट्रांग होंगी तो एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपके पास प्राइसेस चेंज होंगी। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट कीप सिग्निफिकेंट फॉरेन रिजर्व। तो रिजर्व रखने की अब ज़रूरत ही नहीं। वैसे दोनों केसेस में, फ्लोटिंग या फिक्स्ड, रिजर्व हम चाहते हैं एज अ गवर्नमेंट कि हमारे पास हो। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन करेंसी मार्केट्स। नहीं, इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। सही। आ जाए नेक्स्ट MCQ। The table shows the number of Turkish lira that can be exchanged for $1. So let's look at the situation. पहले $1 was equal to 2.83, now $1 is equal to 8.15. तो हम ये बोल सकते हैं कि USD has become stronger and Turkish lira has become weaker. Okay. What is the most likely cause of the change in price of Turkish lira between 16 and 21? क्यों चेंज हुई होगी? टर्किश लीरा क्यों वीक हुई होगी? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इनफ्लोस कम हुए हैं या आउटफ्लोस बढ़ गए हैं। So let's look at the options. A sustained fall in the demand for Turkish imports. तो टर्की इंपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आउटफ्लोस कम हो गए, तो करेंसी तो स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पे तो वीक हुई भी है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। A sustained fall in the Turkish government debt as a percentage of GDP. अगर डेट फॉल हो रहा है तो इनफ्लो नहीं आ रहा। सही है। अगर गवर्नमेंट का डेट कम हो गया तो इनफ्लो ही नहीं आ रहा। They're not taking loans. They are not taking loans. So that would make the currency weak. Okay, so that is one option we can consider. But, 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 as a percentage of GDP, अगर ये बोलता ना सिर्फ ये, तो ये सही जवाब हो जाता। वो बोल रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब हमें ये नहीं पता कि जीडीपी बढ़ी है कम हुई है, तो उस हिसाब से डेट चेंज होगा और उस हिसाब से इम्प्लीकेशन होगी कि करेंसी वीक हुई है या स्ट्रांग हुई है। देयरफॉर बिकॉज दिस पॉइंट वाज रिटन, वी कैन नॉट कमेंट on whether this is the reason for the currency being weak. अपन सुकून से काम करते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, सस्टेन राइज इन द इंटरेस्ट रेट। अगर राइज होगा इंटरेस्ट रेट तो इनफ्लो बढ़ जाएगा, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। अ सस्टेन राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम यानी इनफ्लोज कम, और आउटफ्लोज ज़्यादा यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोकल गुड्स के मुकाबले में इंपोर्टेड गुड्स अब चीप है। तो डी इज़ द राइट आंसर। अब बी आंसर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अगर डेट हमारा फॉल हो रहा है, डेट सही है, तो हम लोन नहीं ले रहे, मतलब इनफ्लोज हमारे कम हो रहे हैं, विच वुड मेक द करेंसी वीक। एग्रीड। लेकिन वो बोल रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब हमें पता ही नहीं है कि जीडीपी बढ़ी है या कम हुई है। उस हिसाब से फिर हम फिगर आउट करेंगे कि हमने लोन ज्यादा लिए हैं या कम लिए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बी इज इनकरेक्ट। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट विल कॉज an increase in the demand for US dollars? So demand कब बढ़ती है? जब inflows बढ़ते हैं। सही है। Dividend paid from US fund to foreign shareholders. So this means
आउटफ्लो हो रहा है, दिस इज नॉट द आंसर. Firms buying US firms, foreign firms buying US firms, well, this is the right answer. वो पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है. Foreigners who live in the US are sending money to their relatives. So this is basically an outflow. The government wanting to hold reserve of foreign currency. So if you hold foreign currency reserves, आपकी currency में ना inflow आ रहा है, और if I am buying, let's say, dirhams, सही है, so I am selling US dollars, right? So that means के outflow of US dollar हो रहा है, तभी तो हमारे पास दिरहम आ रहे हैं. Hence C भी नहीं है, D भी नहीं है, और B हमारा सही जवाब है. Let's move on to the next one. Okay, the demand for the country's export is elastic. सही है, exports elastic है, सही. डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सही है, हमारे पर डेफिसिट है मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है. विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज आर लाइकली टू करेक्ट द डेफिसिट. अगर मुझे डेफिसिट सही करना है तो मुझे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा. आप सोचते हैं, ओके, अगर मुझे डेफिसिट सही करना है, चलो एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. एक्सचेंज रेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. सही है, जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होगी आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी एंड एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हेंस इलास्टिक है, करंट अकाउंट भी इंप्रूव हो जाएगा. इनकम टैक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इफ द इनकम टैक्स आर हाई, people will pay more tax and buy less of imported goods. So D is the answer. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम बात कर लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, वी वुड नीड टू, इट्स डिबेटेबल, वी कैन डिक्रीज इट, तो भी आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव हो सकता है. सर कहते हैं क्योंकि व्हेन यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट यू आर पेइंग लेस interest that is going out, so outflow कम हो गया, करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी. We can also increase it, and when we increase it, गौर से सुनना, there will be more inflow from abroad that will make the currency strong, but it won't make the balance of payment, what do you say, it won't make the balance of payment reduce the deficit. सही है, so keeping it unchanged is the best option. और ऑब्वियसली हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस इन प्लेस थे, दैट इज़ वाई हमें इंटरेस्ट रेट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट देखने की ज़रूरत पड़ती और हमारे पास कोई और ऑप्शन होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिक्रीज करते, क्योंकि फिर इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स की आउटफ्लो है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से आउटफ्लो कम हो जाएगा, करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा. सही. What is the most likely cause of a rise in the country's exchange rate? तो या तो डिमांड बढ़ी है या सप्लाई कम हुई है. डिमांड बढ़ी है मतलब इनफ्लो बढ़ी है, और सप्लाई कम हुई है मतलब आउटफ्लो कम हुई है. सही. फॉल इन डायरेक्ट टैक्स. अगर डायरेक्ट टैक्स कम हो गया तो पीपल आर गोइंग टू बाय मोर इंपोर्टेड गुड. यस, दैट मेक्स सेंस. तो ये नहीं हो सकता. अ फॉल इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, तो ये तो हमारी डिमांड ही कम हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता. अ राइज इन interest rates. Okay, if the interest rates are going to rise, there will be an inflow. Yes, the currency's demand is going to increase and the outflow will decrease. People are not going to send their money abroad to other banks, rather they're going to keep it in our banks. C is the right answer. A rise in its import, so that is going to weaken the exchange rate ना. ये भी नहीं हो सकता. Which change affecting the foreign exchange market for the US dollar would be most likely to result in the shift to the right of demand curve and a movement along the supply curve? तो भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो जब भी डिमांड बढ़ेगी देयर विल ऑलवेज बी अ मूवमेंट. तो हमें सिर्फ वो ढूंढना है कि डिमांड कैसे बढ़ती है. सही है. यूएस, अच्छा, अब एक्सचेंज रेट है, डिमांड बढ़ रही है मतलब इनफ्लो ज़्यादा है. सही है भाई, ये दिमाग में रखना है.
The US government reduces subsidies on exports to the US EU. तो अगर हम सब्सिडी कम कर देंगे तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, माल महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इनफ्लो कम हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर्स इन स्विट्जरलैंड बिलीव दैट द यूएस डॉलर इज अंडरवैल्यूड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ दिस कैन बी द राइट आंसर। क्या मतलब कि स्विट्जरलैंड में जो यूएस डॉलर को वो अंडर वैल्यूड समझ रहे हैं, तो एवरी वन इज बाइंग, व्हेन यू बाइंग द डिमांड इज इंक्रीजिंग फॉर यूएस डॉलर्स, so that is the right answer. The US government intervenes in the foreign exchange market so to bring a drop in the value of US dollar. भाई डिमांड बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी, ये बोल रहा है ड्रॉप लेके आ रहा है, तो डिमांड नहीं बढ़ रही है, फिर कुछ और ही हो रहा है, डिमांड तो नहीं बढ़ रही है भाई। सी भी नहीं हो सकता। यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपीरियंस अ फॉल इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, एज सिंपल एज दैट। और जब हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई तो इनफ्लो कम तो डिमांड कम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, why do the government prefer to use floating exchange rate? गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं होती, फ्लोटिंग है तो खुद ही वो सही हो जाता है, सेल्फ करेक्टिंग भी है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन पॉलिसी मेकिंग। यस, दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर। बी, इट इनकरेजेस गवर्नमेंट टू बिल्ड अप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फ्लोटिंग हो या फिक्स्ड हो, भाई गवर्नमेंट को रिजर्व ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इट एलिमिनेट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट्स। भाई, तो ये तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट तो डिसएडवांटेज है, अपन तो बोल रहे हैं एडवांटेज क्या है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट it gives firms more confidence in the future cost and prices. No, whenever there's a floating exchange rate, फ्यूचर प्राइसेस आर अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि करेंसी स्ट्रांग होगी तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। करेंसी स्ट्रांग होगी, इंपोर्ट्स विल बी चीपर, एंड अगर करेंसी वीक हो जाएगी तो इंपोर्ट्स विल बी एक्सपेंसिव, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द प्राइस। A country with the floating exchange rate experiences large surplus. सरप्लस है तो अब मतलब करेंसी क्या हो रही है भाई, अपनी स्ट्रांग हो रही है। what is most likely to decrease as a consequence? तो करेंसी अगर स्ट्रांग होगी, अपनी इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, अपनी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये तो होगा। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कैपिटल, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री। अगर नॉर्मल गुड्स होते हैं ना तो अपन बोलते हैं हाँ ये सही है, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई। अब ये मशीन्स है, तो मशीन्स पे it's not only based on prices, नई टेक्नोलॉजी है आपके पास, even if your currency has become stronger, people are still going to buy it। सही है। तो और एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा है फ्रॉम द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स तो कम हो जाएंगी, सही है, दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन अगेन गुड्स होते हैं ना तो ये बात हो सकता था, क्योंकि ये कैपिटल है, तो कैपिटल में देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। Okay, the level of employment is going to decrease if there is a surplus, because आपके exports तो कम हो रहे हैं। Okay, but this is a long term solution. Let's, and it's a floating exchange rate। हाँ, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो फ्यूचर में वो खुद ही सही होकर वीक भी हो जाएगा, तो थोड़े अरसे के लिए मसले होंगे, फिर वापसी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म है, वो भी तब जब करेंसी फिक्स्ड होती। द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स आर एक्चुअली फॉलिंग, सो दिस इज द बेस्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द करेंसी, अगेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी अभी स्ट्रांग हुई है, फ्यूचर में वीक होगी, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइसेस पे है। सही है, तो सी इज सपोजिडली द राइट आंसर। The country experiences a fall in the value of exports and increase in the value of import of goods and services. Okay, एक्सपोर्ट की वैल्यू फॉल हुई है और इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। ओके, लेट्स से हम 10
100 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे पहले 10 रुपए के हिसाब से, तो अपने को मिल रहे थे 1000, और अब प्राइस कम हो गई है तो अपने को मिल रहे हैं 900। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हुई है, assuming that the quantities are the same. So why are you assuming that the quantities are same? प्राइस कम हुई है तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़नी भी चाहिए। इट्स नॉट गिवन ओवर हियर, सही है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो we'll assume it to be the same। तो हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो गई है, यानी नेट एक्सपोर्ट कम हो गया, द एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू फॉल, एंड इफ द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑल्सो वर्सन। अब यहाँ पे बहुत इजीली बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो बोलेगा कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो गई तो क्वांटिटी भी तो बढ़नी चाहिए। अब ये इतना डिबेटेबल इशू हो जाएगा, फिर इलास्टिसिटी भी तो आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, सही है। तो फिर ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे आप, सही। एंड इवेंचुअली देयर विल बी ऑल द ऑप्शंस दैट आर करेक्ट, so we will assume that the quantities haven't changed, only then we can come to the right answer, that is B। कभी भी पेपर में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने इसी तरीके से ही सोचना है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो तो फिर क्वांटिटी इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ज़्यादा कम करोगे, ज़्यादा बढ़ाओगे, थोड़ी सी बढ़ाओगे, तो ये उसका इम्पैक्ट फिर एग्रीगेट डिमांड पे डिफरेंट पड़ेगा। सो लेट्स कीप इट सिंपल, और इसी तरीके से एग्जामिनर भी चाहता है अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कीप इट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, the government orders its central bank to buy more domestic currency. So this will increase the demand of the domestic currency on the foreign exchange market in a belief that this will improve the balance of payment. Okay. डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी स्ट्रांग होगी, करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इंप्रूव हो जाएगा? ओनली इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स इज इनइलास्टिक, सही है। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, ओके ओके, करेंसी स्ट्रांग हो गई है, सही है, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी। आई एम मेसिंग दिस अप, राइट, हाँ, प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी थोड़ी सी, सही। ओनली इफ इट इज इन इलास्टिक इट विल इंक्रीज द ओवरऑल करंट अकाउंट पोजिशन। अब the answer is the demand for countries' export is inelastic, which is supposedly right. करेंसी स्ट्रांग हुई है तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, डिमांड थोड़ी सी कम होगी, तो ओवरऑल हमें फ़ायदा होगा और हमारा करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया आई फाउंड दिस टू बी द आंसर। Why has this been removed? Because अगर एक्सपोर्ट्स इन इलास्टिक है, फिर हमें इंपोर्ट्स को भी तो देखना है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाता है, और अगर इंपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली इलास्टिक है तो फिर ये इम्पैक्ट नहीं होगा, सही। तो ये भी एक देखने का तरीका है। Now this is an MCQ that is a bit confusing। इंटरेस्ट रेट को हमने लो कर दिया। अब गौर से सुनना, जब भी आप इंटरेस्ट रेट लो करोगे तो आपके मुल्क में इनफ्लो कम हो जाएगी, इनफ्लो कम तो डिमांड कम, सही है। अब आउटफ्लो आपके पास बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है सप्लाई बढ़ जाएगी। ये आपके पास ग्राफ है, अ चेंज इज शोन बाय अ मूवमेंट फ्रॉम अ कर्व नंबर्ड 1 टू अ कर्व नंबर 2, तो ये मूवमेंट भी है। व्हाट शुड कर्व डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी लेबल टू शो द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट? नीचे ऑप्शंस पे नहीं आते हैं। डिमांड कम भी है, तो अगर ये डिमांड कर्व्स हैं तो कम भी है तो यूं आई होगी, तो ये बन गया भाई हमारे पास D1 और ये बन गया हमारे पास D2, सही है। सप्लाई हमारे पास बढ़ी है तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, सही है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। W हमारे हिसाब से S1 है, X हमारे पास S2 है, ओके। Y हमारे पास D1 है
और z हमारे पास d2 है. That's how you get this one right. सही है. आप खुद लेबल कर दो और फिर आप मैच कर लो. A is the right answer. Moving on to the next one. A long period of depreciation, US dollar. Both US and UK monetary authorities raised their interest rate. Interest rate बढ़ाया होगा दोनों ने, तो इनफ्लो बढ़ गया दोनों का, डिमांड दोनों की बढ़ गई. आउटफ्लो कम हो गया, सप्लाई दोनों की कम हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल दोनों करेंसी स्ट्रांग हो गई. व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ यूके? ओ माय गॉड, दोनों ही स्ट्रांग हुए. अब कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा होगा. यही यही लॉजिक बोलती है ना. तो किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा है? क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है. इसका मतलब क्या है? हमें नहीं पता. हमें नहीं पता को अंग्रेजी में बोलते हैं द आउटकम इज अनसर्टेन. अगर दिया हुआ होता कि दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा है, यानी सेम सेम बढ़ा है, हम बोल सकते थे इट विल रिमेन अनचेंज्ड. अगर वो बोलता कि अमेरिका का एक्सचेंज रेट ज़्यादा बढ़ा है, सॉरी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा है, हम बोलते हैं अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है. अगर वो बोलता है यूके का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा है, हम बोलते हैं कि यूके की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है. लेकिन इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ, तो हमें नहीं पता. हमें नहीं पता. वी आर अनसर्टन. ओके 13. हाँ, 1 यूनिट एक्सचेंजेस फॉर 1.2, और अब हमें करना है 1. हमें अपनी करेंसी को करना है वीक. The government, which combination of government actions in the foreign exchange market must achieve the same? तो जब भी आप अपनी करेंसी को वीक करोगे ना, एक टोटका याद रख लो. अपनी लोकल करेंसी बेच दो, सेल कर दो उसको, सेल कर दो. सही है. करेंसी आपकी वीक हो जाएगी. अपनी लोकल करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी है, बाय करो लोकल करेंसी. सही. यहाँ पे अपने को क्या करना है? 1.2 से 1 पे लेके आना है. मतलब हमें अपनी लोकल करेंसी वीक करनी है, तो हमें लोकल करेंसी सेल करनी है. तो सेल own currency. When you sell your own currency, you will buy US currency. सही है. आपने रुपया बेचा तो डॉलर खरीदोगे ना. दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर. और अगर यूएस करेंसी भी आप सेल कर तो सकते हो. यूएस करेंसी भी आपने सेल कर दी, बदले में कुछ और खरीद रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यूएस भी आपने सेल कर दिया, तो यूएस भी तो वीक हो गया. आप भी वीक, यूएस भी वीक. तो जब दोनों वीक होंगे तो वही पॉइंट आ गया ना. दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर. A country has a fixed exchange rate, what is likely to cause a deterioration in its balance of payment? Inflow come, demand come, outflow ज़्यादा, आउटफ्लो ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा. तो ये है हमारे पास. अब देख लेते हैं क्या मैच करता है. अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्रीज. तो पैसा अपने पास आएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा, अपनी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी. अ डिक्रीज, ओह ओके, अ डिक्रीज इन द कंट्रीज इंटरेस्ट रेट. अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है. मैं पहले पॉइंट पे एक्सचेंज रेट पे गलती से निकल गया, मुझे बात ही नहीं करनी थी. एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, खत्म हो गई बात. अब मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के पहलू से बात करता हूँ. अगर हमारी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हम इंटरेस्ट जो फॉरेनर्स को पे करेंगे कम पे करेंगे, तो आउटफ्लो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. आउटफ्लो हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा. तो बी नहीं हो सकता. अब इसी तरीके से ए को देखते हैं. डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्रीज. तो जब वो इंटरेस्ट पे करेगा, हमारे मुल्क में इनफ्लो आएगा, वो कम हो जाएगा. तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट वर्सन हो जाएगा, यानी डिटीरिएट हो जाएगा. एंड दिस इज सपोजिटली द राइट आंसर. लेट्स लुक एट सी एंड डी. सही. अ डिक्रीज इन द कंट्रीज नेशनल इनकम. तो अगर नेशनल इनकम कम होगी, इंपोर्ट भी नहीं होगा. इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर करंट अकाउंट वर्सन नहीं होगा. इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज. अंग्रेज ज्यादा कमाएगा, पाकिस्तानी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा.
ये भी नहीं हो सकता। 14 का आंसर ए है। The graph shows the change in exchange rate, pounds against the dollar and against the euro. अब ये रहा, the exchange rate of sterling against the euro is shown in inverted scale. अब ये बिला वजह की मुसीबत है, बस बच्चे को कंफ्यूज करना है। लेट्स स्टडी। तो हमारे पास एक पाउंड 1.65 का था, अब हमारे पास 1.4 का है, 1.42 का है। आइदर वे हमारी करेंसी क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, वीक हो गई है, तो ये बोलेंगे अपन। अब यहाँ पे देखते हैं, आप देखेंगे कि बढ़ रही है, तो इट हैज़ इम्प्रूव। लेकिन यही तो गंद है इस क्वेश्चन में, उसने बोला हुआ इन्वर्टेड स्केल है। तो पहले 0.7 था, यानी 1 पाउंड वॉज इक्वल टू 0.7 यूरोज। अब 1 पाउंड इज इक्वल टू लेट्स से 0.68 यूरोज, नहीं 0.62 यूरोज, 0.62 यूरोज। तो एक पाउंड पहले 0.7 से लड़ता था, अब एक पाउंड 0.62 से लड़ रहा है, यानी पाउंड कमजोर हो गया है। इन्वर्टेड स्केल दिखा है ना, यानी उल्टा चल रहा है। आप ऊपर जाओगे तो वैल्यूज बढ़नी चाहिए ना, ये कम हो रही है, बस ये इसने फर्क कर दिया, ताकि आप ग्राफ का मोमेंटम जब देखो कि वो अपवर्ड है तो डायरेक्ट आप बोलोगे कि यार ये तो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये इन्वर्टेड स्केल है, यहाँ पे ऊपर जाने का मतलब है वीक हो रहा है, उल्टा चल रहा है। सही है। तो दोनों केसेस में पाउंड मेरे हिसाब से तो डेप्रीशिएट यानी वीक या डी वैल्यू हुआ है। सही है। एप्रिशिएट हुआ ही नहीं है, एप्रिशिएट हुआ ही नहीं है, एप्रिशिएट हुआ ही नहीं है, तो दोनों के खिलाफ ये हुआ है डेप्रीशिएट। एक्सचेंज रेट के ये 15 MCQs आपने मेरे साथ सॉल्व किया। आई होप आपने समझा एंड आपकी क्वेरीज भी दूर हुई। Exchange rate is the most difficult topic and it requires a lot of practice. So keep on practicing and achieve a good grade. Thank you and Allah Hafiz.